नमस्कार शिक्षक साथियों और बच्चों। आज के टॉपिक कक्षा 6 के पहले चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान, इसकी दूसरी वीडियो है। इसका नाम है, इस टॉपिक में वीडियो का नाम रखेंगे हम विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं, अर्थात विज्ञान की तरक्की से जो उसके साइड इफेक्ट हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को आप ऐसे भी ले सकते हैं, विज्ञान एक अभिशाप। दोनों वीडियो में आप जो है निबंध अपने प्रिपेयर कर सकते हैं कि विज्ञान एक वरदान और विज्ञान एक अभिशाप। तो आज हम विज्ञान के अभिशाप पे बात कर रहे हैं, उसकी विज्ञान की तरक्की से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सबसे भयंकर जो समस्या उत्पन्न हुई है बच्चों, वो है असंतुलित और प्रदूषित पर्यावरण। असंतुलित और प्रदूषित पर्यावरण से मतलब ये है कि जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, जहाँ प्रकृति ने हमें हवा, पानी, प्रकाश, खाना, हर चीज दी हुई है जिससे हमारा जीवन सुखमय चलता है, लेकिन विज्ञान की तरक्की के साथ में उसके जो साइड इफेक्ट हुए हैं उनसे वो चीजें असंतुलित होती चली जा रही हैं या गंदी होती चली जा रही हैं। तो उन असंतुलन या उनका मूल स्वरूप को बदलना ही प्रदूषण कहलाता है बच्चों। तो पहला, इस पर्यावरण में जो पहला प्रदूषण है वो है वायु प्रदूषण। हमारी प्राणवायु हमारे सांस लेने के हिसाब से गंदी होती जा रही है। उसका जो मूल शुद्धतम मूल था वो गंदा हो रहा है। गंदा होने का कारण है उसमें बहुत सारी गंदगियां, गंदी हवाएं मिक्स हो रही हैं। आप ऐसे समझिए, प्रदूषण का मतलब जो शुद्ध था उसमें हानिकारक गैसों का मिक्सचर जो है मिल रहा है। अब उन गैसों के मिक्सचर को मिलने के कारण कौन से हैं, कारक कौन कौन सी ऐसी चीज है विज्ञान की जो हमारी हवा को प्रदूषित कर रही हैं, उसको एक नजर में देख लीजिए जल्दी से। वाहनों का धुआं, कारखानों का धुआं, धूम्रपान, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनका, कोयले का जलना, फ्रिज, एयर कंडीशनर, धूल और गैसें आदि। तो ये चीजें हैं जो हमारी हवा को प्रदूषित कर रही हैं। तो एक एक कर जल्दी से इनको ले लेते हैं और इनसे होने वाली हानियां भी मैं बता दूं जल्दी से। इनसे हानियां कौन कौन सी हो रही हैं? मस्तिष्क, फेफड़ा, त्वचा, नेत्र रोग और पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का नष्ट होना। अब इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, व्याख्यात करते हैं कि वाहनों का जो धुआं, कारखानों का धुआं जो है, इसमें बहुत हानिकारक गैस निकलती हैं। वाहन, जैसे वाहनों में डीजल है और पेट्रोल इंजन काम करते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी डीजल और पेट्रोल के इंजन काम करते हैं, और या फिर वहाँ पे मशीनरों को चलाने के लिए बहुत बड़े ईंधन का उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा ईंधन का उपयोग किया जाता है। और उन ईंधन में कौन कौन सी गैस हो सकती है बच्चों, ये समझिए कि जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब जहरीली गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं। ये जो जहरीली गैस जो हैं, इनकी वजह से हमारी जो हवा है वो लगातार खराब होती चली जा रही है। लगातार खराब हो रही है मतलब सांस लेने के लिए वो जो है उपयुक्त नहीं रह पा रही है। उसे जब सांस लेते हैं तो ये सारी गैस भी उस हवा के साथ में हमारे शरीर में जाती हैं, और जाने के साथ ही बहुत सारे रोग, आपके फेफड़ों का रोग, त्वचा का रोग, नेत्र रोग, लोगों को दमा, अस्थमा जैसी बीमारियां हो रही हैं। ये वायु प्रदूषण का कारण है। इसमें एक बात और है कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। रेफ्रिजरेटर का मतलब आपका फ्रिज जो घर में यूज होता है, और एयर कंडीशनर का मतलब AC। ये दोनों कैसे हमारी हवा को खराब करते हैं, पर्यावरण को खराब करते हैं। इनसे बच्चों एक बहुत हानिकारक गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं CFC। पहली C का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इतनी भयंकर गैस है, ये जो है ये ऐसी चीज है कि जब ये निकलती है तो ये जाकर के सीधे ऊपर जाती है, वायुमंडल में उठती है। और वायुमंडल में सूरज के प्रकाश के साथ साथ जो बहुत सारी हानिकारक किरणें आती हैं, एक्सरेज हैं, अल्फा बीटा गामा रेज हैं, या फिर रेडियो एक्टिव किरणें हैं, उनको रोकने के लिए ऊपर एक ओजोन परत होती है। बहुत मोटी ओजोन परत है जो दिखती है नहीं, लेकिन गैसों का एक ओजोन मंडल होता है। जब वो सूरज की किरणें आती हैं उसमें साथ साथ, तो ये उन हानिकारक किरणों को ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की परत है, रोक लेती है, केवल प्रकाश की किरणों को नीचे आने देती है। लेकिन क्या हो रहा है, वो प्रकृति का अनमोल वरदान था इस पृथ्वी के लिए, ओजोन की परत। लेकिन हमारे जो विज्ञान के उपकरण हैं जिनसे CFC
गैस ज़्यादा निकल रही है, ये जा करके सीधे उठती है हवा में और वहाँ पे जा करके उस ओजोन लेयर से क्रिया करने लगती है, उसको धीरे धीरे नष्ट करती है, उसमें उसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रही है। और अब तो ऐसा है कि वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट के माध्यम से देखा, उसमें छेद भी होने लगे हैं। अब वो छेद जो हैं, जब उसमें छेद होंगे तो वहाँ से जो हानिकारक किरणें हैं वो लगातार पृथ्वी तक पहुँच रही हैं। इसी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। ये बहुत हानिकारक चीज़ है और इसके दूरगामी बहुत विनाशकारी परिणाम सामने आने वाले हैं बच्चों। तो ये हमारी जो विज्ञान की वजह से जो हमारी वायु प्रदूषित हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित होती है, वो बात मैंने बताई। अगली बात है बच्चों, वो है जल प्रदूषण। अब आप कहेंगे साहब जल प्रदूषण क्या है, इसको अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कारक आप जानते हैं, कारखानों से निकलने वाला हानिकारक पानी, उपयोग के बाद घरों से निकलने वाला पानी, जहाजों से रिसने वाला तेल, पानी की मोटर बोट आदि। तो मुख्य कारण जो विज्ञान की वजह से वो ये है कि कारखानों से और घरों से निकलने वाला हानिकारक पदार्थ, वो पानी। हानिकारक पानी कैसे? कारखानों में क्या है कि जो प्रोडक्शन होता है, चाहे वो लो आपका चमड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, बहुत सारे उद्योग नाम गिना सकते हैं। वहाँ पे जब उन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं यानी बनाते हैं उन चीज़ों को, तो उसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और उस पानी में जब वो पानी उनके लिए खराब हो जाता है, बहाने के लिए नालियों में छोड़ते हैं, तो उसमें उस पानी के साथ साथ बहुत सारे हानिकारक रासायनिक पदार्थ भी उसके साथ में बहते हैं। यानी कारखानों से निकलने वाला जो पानी है उसमें बहुत भयंकर जहरीले हानिकारक केमिकल पदार्थ होते हैं, जो निकल करके साथ साथ जाकर के नाले और नाले से जाकर के सीधे हमारी नदियों में मिलते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि हमें पीने योग्य पानी जो नदियों से और ज़मीन से प्राप्त होता है, लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि जो हमारी नदियों का स्वच्छ मीठा जल था वो लगातार इनके नदी नाले जो कारखानों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ में पानी है, उसकी वजह से उनका पानी लगातार गंदा हो रहा है और पीने योग्य से वो खराब हो रहा है। आज की डेट में हम नदियों का पानी नहीं पी सकते, हो सकता है आप तुरंत बीमार पड़ जाएं। दूसरा कारण ये है उस पानी को गंदा करने का, वो है उपयोग के बाद घरों से निकलने वाला पानी। घरों में क्या उपयोग होता है आप जानते हैं, आप कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट, साबुन, डिटर्जेंट और सफाई करने के लिए फिनाइल का यूज़ करते हैं, आप हार्पिक का यूज़ करते हैं, तरह तरह के केमिकल्स अपने घरों को चमकाने के लिए, साफ सफाई के लिए काम करते हैं। घरों में बहुत सारा कीटनाशक का छिड़काव भी करते हैं, लेकिन बाद में वो धुलने के बाद में फिर गंदे पानी के साथ में नाली के माध्यम से नाले के माध्यम से फिर जो हमारे शहर के पास की जो नदी होती है उसमें गिरा दिया जाता है। अब वो केमिकल तो कहीं खत्म नहीं हुए, लेकिन वो पानी के साथ साथ लगातार जा करके नदियों के पानी में मिल रहे हैं, जिससे वो जो नदी का जो पानी जो पीने योग्य हो सकता था, जो हमारे उपयोग हमारे लिए वरदान था प्रकृति का, वो लगातार गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अब हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप समझिए, बहुत सारे बीमारी जैसे टाइफाइड, हैजा, डायरिया, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, त्वचा की प्रॉब्लम, और पेड़ पौधों में भी इनका नुकसान होता है कि हो सकता है बहुत सारे पेड़ पौधे उस केमिकल की वजह से मर जाते हैं, या जल में पाए जाने वाले जीव भी उसमें मर जाते हैं। तो ये भयंकर समस्या उत्पन्न हो रखी है। बड़े बड़े समुद्रों में चलने वाले जहाज हैं, जहाज क्या काम करते हैं, दूसरे देशों से तेल, कच्चा तेल इधर एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से, तूफान की वजह से या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से अगर वो उनके कंटेनर फट जाएं, डूब जाएं जहाज, तो उसमें से हजारों लाखों लीटर पानी जो है और तेल जो है वो पूरे समुद्र में फैल जाता है। अब वो तेल इतना हानिकारक होता है, जहाँ जिस एरिया में फैलता है वहाँ के सभी जलीय जंतुओं को वो नष्ट कर देता है, उनकी मौत हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि अखबारों में भी इस तरह की चीज़ें पड़ी होंगी। तो ये लगातार हमारे जल प्रदूषण के कारण है। आपको जल प्रदूषण समझ में आया कि हमारा जल जो है, जो पीने योग्य पानी था, हमारे उपयोग के लिए पानी था, वो लगातार किन किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है और उससे होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं। अगली बात आती है बच्चों, वो है ध्वनि प्रदूषण। आपने देखा है कि विज्ञान की वजह से हमारे मनोरंजन के साधन बहुत तगड़े हो गए हैं। कौन कौन से साधन हो सकते हैं? जैसे कि आपका डीजे है, लाउड स्पीकर है। इसके अलावा जो कारखाने हैं और वाहन हैं, उनसे निकलता हुआ बहुत तेज आवाज़, जो अगर तो आपने किसी कारखाने को विजिट किया होगा, उसके पास से निकल जाएं तो बहुत किलोमीटरों तक उसकी आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। और अगर हम उनके वहाँ के आसपास के लोगों पे उस चीज़ का सर्वे करें तो आप देखेंगे कि उनको सुनने की क्षमता में लगातार कमी हो रही है। तो ये ध्वनि जो प्रदूषण है,
ध्वनि प्रदूषण के कारक कौन कौन से बताए मैंने? कारखानों का शोर, वाहनों का शोर, डीजे, लाउड स्पीकर। ये इतनी ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं कि हमारे शरीर पे, मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं, इसीलिए इसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इससे होने वाली हानियां कौन कौन सी हो सकती हैं? मस्तिष्क का रोग है, सुनने की क्षमता में कमी होना, हृदय का आघात आदि। कई बार आपने देखा होगा डीजे पे काम कर, अभी तो आप कई बार वीडियो में देखते हैं कि डीजे पे डांस करते करते कोई बुजुर्ग है वो गिर के खत्म हो गए। हो सकता है कि वहाँ की जो बहुत तेज आवाज है गानों की, बहुत तेज धमक है, उनके दिल पे जो है असर करती है। कई बार आपने सुना भी है इन चीजों को, आप प्रत्यक्ष भी इस चीज में अनुभव कर सकते हैं कि वो कुछ समय के लिए तो अच्छा लगती है, फिर थोड़ी देर बाद हमारे सिर में दर्द होने लगता है। तो ये अत्यधिक ध्वनि जो है हमारे लिए प्रदूषण का काम करती है। तो ये 3 चीज मैंने बताई थी। आगे देखते हैं प्रदूषण। अब आप समझेंगे कि मिट्टी कैसे प्रदूषित हो रही है। तो मिट्टी का जो वास्तविक स्वरूप है, जो शुद्ध मिट्टी होती जिसमें पेड़ पौधे अच्छे से ग्रोथ कर सकते थे, हमने उसमें और अधिक उससे उपज लेने के लिए लगातार केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। केमिकल्स जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक, दवाएं और प्रदूषित जल। ये चीज ऐसी हैं जो हमारे मिट्टी की जो वास्तविक स्वरूप है उसे खराब कर रहे हैं। यानी मिट्टी की जो शुद्ध अवस्था है उसको खराब कर रहे हैं। जो प्रकृति ने दी हुई अमूल्य चीज थी उपजाऊ मिट्टी, उसमें लगातार ये जाकर के मिक्स हो रहे हैं और उससे वो मिट्टी खराब हो रही है। तो ये मृदा प्रदूषण के कारक बताए मैंने। अब मृदा प्रदूषण से होने वाली हानि क्या 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 है बच्चों? कि अगर हम रासायनिक खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक इनका लगातार इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उपज लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगातार क्या हो रहा है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है में कमी आ रही है। ये केमिकल्स का जितना आप जो उपयोग कर रहे हैं, तो खेतों में पाए जाने वाले केंचुए, जिन्हें किसान मित्र भी कहते हैं, जो किसान केंचुए क्या काम करते हैं कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन अब क्या है कि आप जहर उसके अंदर डाल रहे हैं पेड़ पौधों में, तो वो जाकर के नीचे जमीन में जा रहा है। इससे उनकी केंचुओं की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है, यानी वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। पेड़ पौधों में हानिकारक तत्वों का जमा होना। अब ये पेड़ जो जितनी भी दवा हम पेड़ पौधों में डालते हैं, वो पानी के साथ नीचे जमीन में पहुंच जाती है और वो जड़ों के साथ फिर धीरे से अवशोषित होकर के पेड़ों की पत्ती, फल, फूल, जड़ कहीं भी इन जगह जाकर के जमा होने लगती धीरे धीरे। और जब हम इन चीजों को, पेड़ पौधों को अनाज के रूप में, साग सब्जी के रूप में, फल के रूप में, जब हम लेते हैं, खाना अपने भोजन के रूप में लेते हैं, तो जो हानिकारक तत्व थे, ये जो हानिकारक तत्व हैं, वो धीरे धीरे उनके माध्यम से हमारे शरीर में आ जाते हैं। और आने के बाद में फिर क्या उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में? समझिए, किडनी है, लिवर है और मस्तिष्क, इनकी भयंकर बीमारियां होने लगती हैं। आप देख रहे हैं कि किडनी फेल हो गई कह देते हैं लोग, यानी किडनी ने काम करना बंद कर दिया या लिवर ने काम करना बंद कर दिया। मस्तिष्क में कहीं भी ब्रेन हेमरेज जैसी चीजें होने लगी हैं, कैंसर जैसे भयंकर रोग उत्पन्न होने लगे हैं। तो मैंने बताया कि एक और हमें ज्यादा उपज बढ़ाने के लिए विज्ञान ने रासायनिक खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक फसलों को बचाने के लिए चीजें उपलब्ध कराई हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा अनाज लेना या सब्जी या फल लेना चाहते हैं, लेकिन उसके दूसरे साइड इफेक्ट पर हम लोग चिंतन नहीं करते, जो कि हमारे लिए बहुत बड़े घातक सिद्ध हो रहे हैं। ये दुष्परिणाम है विज्ञान। तो बच्चों, अभी पर्यावरण के बाद जो दूसरा बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है, वो है जल संकट। जल संकट मतलब पीने योग्य पानी का एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया इस पृथ्वी पर। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हो सकता है वहाँ पे पानी की समस्या नहीं हो, लेकिन बहुत जगह पे पानी की समस्या है। वहाँ पानी, पीने के पानी के स्रोत की खोज के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। कारण यह है कि वहाँ उन जगहों पर लगातार पंप सेट, मतलब ये जल संकट को उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पंप सेट, समरसेबल, ट्यूबवेल्स, बड़ी बड़ी बोरवेल्स होते हैं, जो लगातार पानी का उनका नीचे से ऊपर की ओर लेके आ रहे हैं, और हम जो है औद्योगिक पर्पज के लिए या फिर बेचने के लिए या फिर पीने के लिए बड़े बड़े शहरों में सप्लाई के लिए यूज होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पानी का स्रोत है वो लगातार कम हो रहा है, और उसका जो जल स्तर है पृथ्वी के नीचे वो कम हो रहा है। इसकी ये हानि है। इससे होने वाली हानि क्या है? ये समस्या से भूजल स्तर का लगातार गिरावट होना। इससे एक दिन ये समस्या भी पैदा हो सकती है कि वो जो हमारा जो अमूल्य जो निधि है भूजल, वो खत्म भी हो सकता है। अगली बात आती है कि मानव का दैनिक उपयोग का कचरा और अपशिष्ट।
अपशिष्ट का मतलब खराब वेस्ट पदार्थ जो हमारे यूज के नहीं होते हैं, हम उनसे कूड़े करकट के माध्यम से भेज देते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज आती है प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ। घरों में मुख्य रूप से एक प्लास्टिक ऐसी चीज बनाई है विज्ञान ने कि वो जो ना तो गलती है, ना सड़ती है, ना कुछ, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता हजारों मतलब सौ वर्षों तक। एक छोटी सी पॉलिथीन आप जानते हैं जिसमें आप सब्जी वगैरह लेके आते हैं, अगर उसका उपयोग करने के बाद अगर फेंक दें तो गलती और सड़ती नहीं है, वो लगातार जहाँ जाती है वहाँ प्रदूषण पैदा करती है और वहाँ की कंपोजिशन खराब करती है। अभी आप अपने खेतों को ही में जाकर के उसकी मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो लगातार पन्नियों के टुकड़े वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन क्या है कि वो बहुत सस्ती चीज़ है और लगातार मनुष्य जो उसका उपयोग कर रहा है पैसा बचाने के लिए, लेकिन सही बात ये है कि उससे जो है बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अगला है रेडियोधर्मी विकिरणन। ये विकिरणन क्या शब्द है कि जो परमाणु हथियार होते हैं, परमाणु हथियार आप बड़ी क्लास में जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे ये परमाणु हथियार, परमाणु भट्टी ऐसी चीज है, विज्ञान ने ऐसी खोज कर ली है कि जिससे हम छोटी मात्रा में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा, जहाँ जैसे नरौरा, हमारे आसपास में एक नरौरा है जहाँ पे परमाणु भट्टी का इस्तेमाल करके बिजली बनती है। लेकिन अगर ये चीज़ अनियंत्रित हो जाती हैं तो उससे निकलने वाले जो हानिकारक किरण हैं वो हमारे मनुष्य के जीवन को नष्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, तो उससे ये हुआ था कि वो एक्सप्लॉइट हो गया था, दिक्कत हो गई थी, वहाँ का वेजिटेशन सब नष्ट हो गया था। अगली बात आती है वनों की कटाई। वनों की कटाई का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, तो आज की डेट में ये भी है कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, लगातार आप उसको 2-4 दिनों में ही हजारों वर्ग किलोमीटर का जो वन है उसको साफ करके वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। तो एक तरफ हम विज्ञान पेड़ पौधों को जो कटाई कर रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ी संकट हमारे इसमें पैदा हो गया है। तो मनोरंजन के संसाधन, इनसे भी समस्या पैदा हो रही है। कैसे समस्या पैदा हो रही है, आप बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे कि टीवी और मोबाइल डीजे, ये मैंने कुछ ही चीज़ ली है संसाधन की मनोरंजन के लिए। टीवी, जो बच्चे टीवी का लगातार उपयोग करते हैं उनकी आंखों का जो विजन है जा रहा, मतलब उनकी आईसाइट लगातार वीक हो रही है, मस्तिष्क में उनका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टीवी हमारे मनोरंजन के लिए, लेकिन अल्प समय के लिए। मोबाइल टीवी से भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। हालांकि हम और आप शिक्षा अभी ग्रहण मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हम इसका बेस्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो बच्चे गेम्स, पिक्चर देखना, गेम देखना, उसमें अत्यधिक यूज़ कर रहे हैं मोबाइल का, घंटों घंटों देखते हैं, उससे उनकी आंखों पर दिक्कत हो रही है। और डीजे के संसाधन, डीजे देखिए बेइंतहा साउंड जो और गाने बजने से भी हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव। बच्चों, इस बार की वीडियो में हमने ये जाना कि विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्या या विज्ञान एक अभिशाप। मैंने उन सभी पहलुओं को आप तक व्याख्यात करने की कोशिश करिए, समझाने की कोशिश करिए, जिससे आप इस पे अपना पूरा निबंध तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो मुझे फीडबैक दें, चाहे कमेंट के माध्यम से दें या अपने टीचर्स के माध्यम से दें, जिससे मैं और अच्छी भाषा में, सिंपल भाषा में आप लोगों के लिए वीडियो दूसरे पार्ट की बना सकूं। मेरा प्रयास ये है कि आप विज्ञान के कंटेंट को समझें। जब आप इन वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को देखने के बाद में जब आप अपनी किताब का अध्ययन करेंगे तो किताब की भाषा आपको समझ में आने लगेगी। आप किताब की भाषा को पढ़ करके अपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। तो ये वीडियो मेरी थी आपको विज्ञान के अभिशाप या विज्ञान के अधिकतम उपयोग से होने वाली समस्याएं। आप सभी ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।